Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर तक पहुंच आए हैं। आपका पास्ट प्रेजेंट खत्म हो गया, अब हम भविष्य के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, यानी वो काल जो अभी आया ही नहीं है उसको हम लाने चल रहे हैं। क्लियर? तो फ्यूचर टेंस में जो आपका होता है पहचान क्या होती है? गा, गे, गी हिंदी वाक्यों के क्रिया के लास्ट में आता है। जैसे वह खेलेगा, वह पढ़ेगा। तो यानी अभी निश्चित नहीं है, वो भविष्य की बात कर रहा है कि वो बड़ा होगा तो पढ़ेगा, वो मैदान में जाएगा तो खेलेगा। जब हम ऐसे कार्यों के बारे में बात करते हैं जो अभी होने वाला है या हुआ नहीं है, निश्चित नहीं है, वो उसके बारे में जब बात करते हैं तो वही क्या होता है? हमारा फ्यूचर टेंस। क्लियर? इसके भी क्या होते हैं? अपने चार भाग होते हैं, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? इन सब के भी क्या होते हैं? अपने चार भाग होते हैं और इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती है ये विल और शैल ही सभी में लगभग यूज होते हैं। उसके साथ अलग अलग चीजें लग के आती हैं, लेकिन विल और शैल जो वर्ब हैं वो कॉमन होती है। क्लियर? तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट को ही हम जानते हैं सिंपल फ्यूचर के नाम से। क्लियर? किस नाम से? सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी जो कार्य जो भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल के रूप में भी इसे जानते हैं, यानी भविष्य में होने वाले वो कार्य जो अनिश्चित होते हैं उसी को हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? यानी ऐसे कार्यों के लिए यूज किया जाता है जो क्या हो? सामान्य रूप से भविष्य में होने वाला होता है। इसकी पहचान क्या होती है? आपको हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में क्या मिलने वाला है? गा, गे, गी। क्लियर? और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अभी हमने बताया था कॉमनली विल और शैल का यूज करते हैं, लेकिन टेंस के अनुसार कुछ और इसमें ऐड करते चलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको विल शैल करना है। अब यहाँ वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। क्लियर? जो आपका फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो भी कुछ बचता है वो सब आपको यूज करना होता है। लेकिन एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो शैल और विल का यूज कैसे करना है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दो हैं, आप जैसे इज एम आर होता था, डू और डज होता था, हैज आई होता था, तो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से उसे करते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ जो आपको शैल का यूज करना है वो सिर्फ आई और वी के लिए करना है, और बाकी जितने भी नाउन बचते हैं उसके लिए विल का यूज करना है। क्लियर? लेकिन जो नोट पॉइंट ये है कि अगर वाक्य में कंडीशन हो, जैसे धमकी, वादा हो, दृढ़ निश्चय हो या अवश्य जैसा कुछ प्रतिज्ञा हो, तो इन सब में ऐसा कुछ होने पर इसका चेंज हो जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब जो नाउन्स के साथ अभी शैल के साथ आई वी कर रहे थे, शैल के लिए आई वी कर रहे थे, तो वो चेंज हो जाता है। यहाँ विल के साथ क्या हो जाएगा? आईवी हो जाएगा। विल के लिए जो आईवी कर देंगे, बाकी जितने नाउन बचते हैं उन सबका शैल, यानी जस्ट उसका अपोजिट कर देना होता है अगर वाक्य में कंडीशन है। क्लियर? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक सेंटेंस देखें, वह तुम्हारी मदद करेगा। वाक्य से पता चल रहा है भविष्य की बात कर रहा है, यानी ना अभी बीता है ना चल रहा है, बात कर रहा है भविष्य की कि वो तुम्हारी मदद करेगा। कोई है? क्लियर? वो तुम्हारी क्या करेगा? मदद। वाक्य के अंत में देख रहे हैं गाँव। क्लियर? सिंपल सा सेंटेंस है अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट क्या है? वह। क्या हो जाएगा? ही। अभी हमने आपको बताया शैल का यूज, क्योंकि वह क्या जरूर मतलब ऐसा कुछ कंडीशन तो दिख नहीं रहा है, बस सिंपल सी बात कर रहा है वह तुम्हारी मदद करेगा। क्लियर? निश्चित अनिश्चित अभी कुछ भी पता नहीं, वो कर ही नहीं करेगा। तो ही विल, मदद करना का हेल्प, ही विल हेल्प यू। क्लियर? बस एक सिंपल सा सेंटेंस करना है, ही विल हेल्प यू। अगर इसका निगेटिव चेंज करेंगे तो क्या होगा? यानी जो हेल्पिंग वर्ब है विल, उसी के जस्ट बाद तीसरे स्थान पे नॉट कर देना होगा। ही विल नॉट हेल्प यू। बस क्लियर? एकदम सिंपल सा फंडा होता है, ही विल नॉट हेल्प यू।
क्लियर। अगर जैसे अभी वाक्य में धमकी हो तो अवश्य जैसा कुछ होता तो क्या करते। जैसे एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तो आपको यहाँ ऐसे सेंटेंस में या कुछ भी हो, धमकी, वादा, ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए अलग से अवश्य के लिए हमें कोई अंग्रेजी नहीं लिखनी है। बस हमको उस सब्जेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब हो वही चेंज कर देना है। इससे वो आशय जो व्यक्त करना चाहता है वो आराम से निकल जाता है। क्लियर। जैसे आई के साथ वैसे जनरली हम यूजुअली क्या यूज करेंगे, शैल, लेकिन यहाँ पर अवश्य होने की वजह से हम क्या यूज कर देंगे, विल। आई विल हेल्प यू। क्लियर। अवश्य के लिए वहां पर आपको कोई अलग से इंग्लिश नहीं लिखनी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको चेंज क्या कर देना है, विल लगा देना है। उसका पूरा अर्थ ही हो जाएगा कि वो तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता आई शैल हेल्प यू, तो इसका मतलब वो बस जनरली कह रहा है कि मदद करेगा, और हो सकेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर। ये होता है डिफरेंट। इसका निगेटिव अगर चेंज करते तो क्या होगा, आई विल नॉट हेल्प यू। क्लियर। ये होता है सिंपल सा एक सेंटेंस। ठीक। इसका एक और पॉइंट होता है, आपको बता देते हैं। देखिए सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत जरूरी नहीं कि आपका गा गई ही आए तो वो फ्यूचर ही होता है। तो फ्यूचर में ऐसे उन कार्य जो अभिव्यक्त कर रहा हो कि वो भविष्य में होने वाला है, उसके लिए एक अलग सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जैसे आपका क्या होता है, सब्जेक्ट हैज है प्लस इन्फिनेटिव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में जहां पर फ्यूचर में ही, यानी कोई कार्य है जो फ्यूचर में होगा, वो व्यक्त करता है कि फ्यूचर में होगा। जैसे आप सेंटेंस देखिए, मुझे फीस जमा करनी है, वाक्य के अंत में है आ रहा है, आपको लगेगा प्रेजेंट में की बात कर रहा है, लेकिन जो कार्य होना है वो फ्यूचर में होगा, यानी उसे फीस जमा करना है। क्लियर। वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हम क्या विल और शैल का यूज ना करके हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज, प्लूरल होता है हैव। क्लियर। उसके बाद इन्फिनिटिव टू का यूज किया जाता है। इन्फिनिटिव टू की ये खासियत होती है, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आप ये बात ध्यान रख लीजिए, कहीं भी आपको इन्फिनिटिव टू का यूज मिलता है तो उसके जस्ट बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म की ही होती है। तो इसको कैसे सेंड करेंगे और हल करेंगे, मुझे फीस जमा करनी, मुझे यानी आई के साथ हैव, आई हैव टू पे फीस। क्लियर। ये बात जो है कर रहा है किस टेंस की, फ्यूचर की ही बात कर रहा है, फ्यूचर इंडिफिनिट की ही बात कर रहा है, यानी जो उसे कार्य करना है वो भविष्य में ही करना है। तो क्या होगा, आई हैव टू पे फीस। और एक दूसरा सेंटेंस आप देखें, मुझे जाना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। क्लियर। ये बात कब का कह रहा है, मतलब जो कार्य उसको होना है, मुझे जाना है। क्लियर। यानी अभी तो गया नहीं ना जा रहा है, बस वो कह रहा है कि मुझे जाना है, यानी बात वो भविष्य की कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। यानी आई विल गो नहीं तो हो जाएगा मैं जाऊंगा, लेकिन वो बात कर रहे हैं मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो। क्लियर। एक सेंटेंस और देखें, उससे समझ में आ जाएगा। उसे समय पर कार्य करना है। क्लियर। उसे समय पर कार्य करना है, बात कब का कर रहा है, भविष्य की घटना जो होनी है, ये कार्य वो भविष्य में ही होनी है। क्लियर। तो इसका क्या हो जाए, उसे यानी ही हैज टू डू द वर्क ऑन टाइम। क्लियर। सॉरी, इन टाइम होता है, समय के लिए इन टाइम यूज किया था, इन टाइम। क्या हो जाएगा, ही हैज टू डू द वर्क, ही हैज टू डू द वर्क इन टाइम।
यानी उसे समय पर कार्य करना है। तो ऐसे कार्य जो भविष्य में होने के लिए अभिव्यक्त कर रहा है कि वो भविष्य में ही होना है उन कार्यों को, तो उसके लिए हम हैज, हैव या और उसके साथ इन्फिनिटिव टू का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। क्लियर? तो आप चलते हैं, आपको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका, जब इसमें भी वही दो प्रकार के जानते हैं आप, अब आपको तो अच्छे से पता हो गया, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, WH टाइप और एक यस नो टाइप। तो जो अभी आपके सामने दिख रहा है रूल, जो स्ट्रक्चर है वो यस नो टाइप का है सबसे, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और जिसका निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो जाएगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका WH वर्ड टाइप हो जाए तो WH वर्ड जो होगा वो हम पहले लिख देंगे, बस और कुछ करना नहीं होता। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे क्या तुम घर में अंग्रेजी पढ़ोगे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम घर में अंग्रेजी पढ़ोगे? तो यहां तुम आपका सब्जेक्ट है, इसके अनुसार क्या यूज करोगे? विल, क्योंकि कोई कंडीशनल है नहीं तो सीधे क्या करोगे? विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू। अब मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। क्लियर? मेन वर्ब है फर्स्ट ऑफ विल यू रीड। अब पढ़ोगे क्या? इंग्लिश। कहां पढ़ोगे? घर में, इन द हाउस। बस खत्म सेंटेंस, एकदम सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपको। विल यू रीड इंग्लिश इन द हाउस। क्लियर? एकदम सिंपल सा, कुछ भी कठिन नहीं है, यहां पर टफ नाम की चीज ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए। क्लियर? बस आप हमारे साथ बने रहिए, जो भी लेकिन बच्चे नए हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। क्लियर? अच्छा लगता है जब आप लोग ज़्यादा देखते हैं, रिएक्शन देते हैं कि हाँ अच्छा है, तो और भी अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ हम आपको वीडियो लाते हैं। क्लियर? इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा? विल यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज करोगे? नॉट। विल यू नॉट रीड इंग्लिश इन द हाउस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहां साथ में रहना चाहिए। क्लियर है ना? एकदम सिंपल। क्या हो जाएगा? विल यू नॉट रीड इंग्लिश इन द हाउस। एक सेंटेंस आपको हम देते हैं WH वर्ड टाइप का, जिससे आपको वो भी कंफ्यूजन अगर हो तो वो दूर हो जाए। सेंटेंस देखिए, रामू तालाब में मछली क्यों पकड़ेगा? क्लियर? क्या करेंगे यहां पर? आपका देखिए WH वर्ड है बीच में, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है? रामू। उस रामू आपके अनुसार हम क्या करेंगे? हेल्पिंग विल और सेल का यूज करेंगे, तो आई बी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, तो क्या हो जाएगा? वाई विल रामू। क्लियर? मेन वर्ब क्या है? पकड़ना। वाई विल रामू कैच द फिश इन द पॉन्ड? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इसका जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई विल रामू नॉट कैच द फिश इन द पॉन्ड। क्लियर? एकदम सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी टफ नहीं। अब एक आपको कंडीशनल सेंटेंस का भी दिखा देते हैं एग्जांपल दे करके, ताकि आपको उसका भी कंफ्यूजन ना रहे। सेंटेंस क्या है? तुम इस बाग में फूल अवश्य तोड़ोगे। क्लियर? तुम यानी अभी तो जनरली आप क्या यूज करते थे? यू के साथ में विल ही करते थे, लेकिन यहां क्या हो जाएगा? अब यू शैल। क्या हो जाएगा? यू शैल। क्लियर? अब अवश्य के लिए आपको कोई भी अंग्रेजी अलग से लिखनी नहीं है, आपने हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया? शैल, अवश्य। यू शैल, तोड़ना क्या होता है? प्लक। यू शैल प्लक द फ्लावर इस बाग में, इन दिस गार्डन। क्लियर? इसका जब निगेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू शैल
नॉट प्लग द फ्लावर इन दिस गार्डन। इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये जो शैल है आपका हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगा, यानी शैल यू प्लग द फ्लावर इन दिस गार्डन। इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसे हो जाएगा, शैल यू नॉट प्लग द फ्लावर इन दिस गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप आसानी से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके पास बुक हो, आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाए। डाउट्स जो हैं, अगर आपको फिर भी चीज़ें ना समझ में आए, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।